So, in the previous class, we have already done the different Australopithecines. उनके हमने फाइलोजेनिक स्टेटस किए थे। फिर उसके बाद एक और होमो आपकी क्लास के आपके सिलेबस में है, दैट इज द होमो हैबिलिस। तो वो होमो हैबिलिस हमने किया, उसके कुछ फिजिकल फीचर्स किए, देखा कि किस तरह से होमो हैबिलिस जो है वो इट इज़ मोर इवॉल्व्ड देन द ऑस्ट्रेलोपिथिकिन्स। फिर उसके बाद हमने उसकी फाइलोजेनी की थी। ठीक है, उसकी फाइलोजेनी को देखते हुए हमने उसको एक इंटरमीडिएटरी का दर्जा दिया था। ठीक है, दैट ही माइट बी एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द डिफरेंट एवॉल्व्ड होमोसेपियंस और द होमो स्पीसीज, ठीक है, एंड द ऑस्ट्रेलोपिथिकिन। वो कहीं बीच में आ गया। और हमने देखा था कि ही वॉज ऑल्सो कंटेम्पररी ऑफ द रोबस्टस ऑस्ट्रेलोपिथिकिन्स। ठीक है, ये सब कुछ याद है ना सबको? तो उसकी जो डेट्स थी वो लगभग जो है वो सिमिलर जा रही थी। फिर उसके बाद हमने जैसे ही अपनी स्टोरी के अंदर हम लोग आगे बढ़े तो हमें एक और स्पीसीज जो है वो मिली, एक और होमो मिला जिसका नाम था एर्गस्टर। एर्गस्टर कहीं ना कहीं अगेन हमारी आशंका यही है दैट एर्गस्टर ही वाज अगेन द कंटेम्पररी ऑफ द हैबिलिस। ठीक है, कुछ लोगों का मानना था कि एक इनके बीच में और स्पीसीज आई है, होमो हैबिलिस, जिस होमो हैबिलिस इवॉल्व्ड इनटू द रोडोल्फेंसिस, रोडोल्फेंसिस इवॉल्व्ड इनटू द होमो इरेक्टस। ठीक है, कुछ लोगों का यह मानना हुआ। कुछ लोगों का यह मानना था कि रोडोल्फेंसिस अलग से एक स्पीसीज है जो कि उस वक्त वहां पे मौजूद रही और वहीं पे एक्सटिंक्ट हो गई, उसका कोई ज्यादा बड़ा वजूद नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IS एकेडमी ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा। यहां पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको एवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा। और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है, तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर। लेकिन हैबिलिस जो है वो यूरोप के अंदर गया। यूरोप के अंदर अपनी एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस इन ब्रीडिंग की वजह से वो इवॉल्व हुआ एर्गस्टर के अंदर, फिर वो वापस अफ्रीका के अंदर आ गया। लेकिन इस थ्योरी की कोई ज्यादा तवज्जो नहीं है। चलो फिर हम अपनी कहानी के अंदर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो ये अर्गस्टर भाई साहब हैं ये यूरोप से होते हुए अपना जो माइग्रेशन है वो करते हुए वेस्ट एशिया से होते हुए जावा तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, तो जब ये जावा में पहुंच जाते हैं तो हम इसको जो है वो जावा मैन के नाम से जानना शुरू कर देते हैं। ओके, तो इसको सोलो मैन कहा जाता है क्योंकि वो सोलो नदी के किनारे मिला था आपको। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपनी कहानी के अंदर और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और स्पीसीज मिलता है, एक और होमो मिलता है जो कि एक छोटा सा गांव है चाइना के अंदर, नाम है पैकिंग। पैकिंग के आसपास जो है, पैकिंग के पास ही है एक केव सिस्टम है, ज़ूकोदिया केव सिस्टम। तो ज़ूकोदिया केव सिस्टम के अंदर या फिर ज़ूकोदिया केव सिस्टम के अंदर जो है वो एक असेंबलेज मिला है लगभग 40 लोगों का। ठीक है, और बहुत सारे अच्छे टूल्स बनाए जा रहे हैं। टूल्स का इंडिजिनस इवॉल्व हो रहा है, इंडिजिनियसली टूल्स जो है वो इवॉल्व हो रही हैं।
ठीक है, हमने देखा कि कैसे आपके पास बड़े बड़े जो टूल्स हैं जिसको हम ओल्ड वन टूल्स कहते हैं, वो टूल्स आगे अशूलियन टूल्स के अंदर बड़े अच्छे पॉइंट्स के अंदर इवॉल्व हो रहे हैं। और हमने कल एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस भी किया जिसके ऊपर किसी ने उत्तर नहीं लिखा। ठीक है, किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास। तो उस एनवायरमेंटल हाइपोथेसिस के हिसाब से जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है, बिकॉज हम प्लाइस्टोसीन की बात कर रहे हैं, वो भी जब ट्रांजिशनल फेज है प्लाइस्टोसीन का। ठीक है, तो उस मिडिल प्लाइस्टोसीन के ट्रांजिशनल फेजेस के अंदर हम देखते हैं बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस हैं। इन एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस की वजह से जो है वो आपके पास जो पैकिंग मैन है या फिर आपके पास जो चाइना का होमो इरेक्टस है वो बहुत सारे टूल्स इवॉल्व करता है। ठीक है, प्लस ही इज द इन द एज जोन। एज जोन का मतलब क्या है कि एक तरफ आपके पास बोरल फॉरेस्ट है, दूसरी तरफ जो है वो सवाना काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स जो है वो उसके पास अवेलेबल रहते हैं। फिर हम आगे बढ़े, हमें फिर यूरोप का जो है वो यूरोप की याद आई। यूरोप के अंदर हमने देखा कि अगेन देयर इज अ वैली इन जर्मनी, उस वैली का नाम है हाइडलबर्ग वैली। तो वहां से एक मैन या फिर एक फॉसिल मिला है जिसका नाम है हाइडलबर्जेंसिस। ठीक है जी, अब ये जो फॉसिल है हाइडलबर्जेंसिस का फॉसिल है, अब बेसिकली अगेन इट इज मच मोर इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड कहने का मतलब, अब देखो ये जो शब्द है ना इवॉल्व्ड, मैं इसीलिए बार बार जो है वो मुझे थोड़ा सा दिमाग के अंदर जो है वो होता है कि ये शब्द कम से कम बोला जाए। बट अगेन टॉपिक का नाम एवोल्यूशन है, तो इवॉल्व्ड जो है वो मुंह से निकल जाता है। इवॉल्व्ड शब्द को इजाद करने वाले लोग और इवॉल्व्ड शब्द को यूज करने वाले लोग ज्यादातर क्लासिकल पीरियड के अंदर यूरोसेंट्रिक थे। यूरोसेंट्रिक समझते हो? यूरोसेंट्रिक का मतलब है कि जो आपके एथिक्स को, जो आपकी लैंग्वेज को यूरोप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने की कोशिश करेंगे। दैट इज द यूरोसेंट्रिज्म। ठीक है, और उन्होंने हमेशा अपने आप को ज्यादा इवॉल्व बताया है, अपने आप को ज्यादा बेहतर बताया है। और उस बेहतरी का कारण क्या रहा है? उन्होंने, आप आगे चल के रेस एंड रेसिज्म के अंदर भी पढ़ोगे किस तरह से ये पूरी सिलसिला होता है। उन्होंने क्रेनियल इंडेक्सेस वगैरह को, क्रेनियल कैपेसिटी को मेजर किया, और जनरली ये देखा गया कि जो कॉकेशियन रेस के लोग हैं, कॉकेशियन रेस के लोग जो कि ठंड के अंदर रहे हैं, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो ज्यादा रही है। तो इवेंचुअली जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा रही है उन लोगों को इन्होंने नाम दे दिया, या फिर उन स्पीसीज को इन्होंने नाम दे दिया इवॉल्व्ड। ठीक है, तो जब ही हम इवॉल्व्ड शब्द यूज करते हैं तो ज्यादातर जो कंटेक्स्ट है वो क्रेनियल कैपेसिटी के साथ होता है। ठीक है जी, कि जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा है या फिर जिसके जो फेशियल फीचर्स हैं दे आर मोर रिलेटेड टू द यूरोपियन पॉपुलेशंस। ठीक है, क्योंकि इसको लिखने वाले, इस लिटरेचर को लिखने वाले जो लोग थे दे वर मोर यूरोपियंस। ठीक है, तो उन्होंने अपने हिसाब से चीजों को लिखा है। बड़ा ही पैटर्निस्टिक सा एटीट्यूड जो है वो उस टाइम के ऊपर चल रहा था। आप कल्चरल रिलेटिविज्म के अंदर इस चीज को कहेंगे, व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता था, और न जाने कैसे जो अलग अलग तरह के प्रोवर्ब्स हैं वो चल रहे थे। ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर बेसिकली हमें जो दिखाई देता है वो ये है कि शब्द जो इवॉल्व्ड है इट बिकम्स क्वाइट प्रॉब्लमेटिक। चलो एनी हाउ, ठीक है, तो हमें जो है वो हाइडलबर्जेंसिस मैन मिलता है जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो काफी बढ़िया है। ठीक है, तो हम जो है वो देन इन लोगों को, सब लोगों को जो है वो इरेक्टस ग्रेड के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इरेक्टस ग्रेड का मतलब क्या है? एक ऐसे होमोज जो कि टूल्स बना रहे हैं, टूल्स की प्रॉपर इंडस्ट्री है उनके पास, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी 800 से लेके 1200 तक की रेंज में जा रही है,
काफी बड़ी रेंज है ये, ठीक है। हो सकता है कई किताबों के अंदर 900 भी लिखा जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जिनके ब्रो रिजेस अभी भी हैं, ब्रो रिजेस अभी भी हैं, जो चिन्ह है वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसे जो आप सॉरी जो होमोज हैं, इन लोगों को हम इरेक्ट ग्रेड के अंदर या फिर इरेक्टस ग्रेड के अंदर जो है वो रखते हैं। ये मतलब है इरेक्टस ग्रेड का। तो हाइडलबर्ग को हमने इरेक्टस ग्रेड के अंदर रखा है। हालांकि पहले हम ब्रोकन हिल मैन को, ब्रोकन हिल मैन, रोडेशियन मैन, जो कि अगला है आपके सिलेबस के अंदर, हम ब्रोकन हिल मैन को भी जो है वो इरेक्टस ग्रेड के अंदर रखा करते थे, सॉरी, ओके। तो लेकिन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज कि हमने जो है वो धीरे 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 ब्रोकन हिल मैन को अलग कर दिया, ठीक है। उसके अपनी वजहें रही हैं, उसके अपने जो है वो कारण है, वो आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो इन लोगों को जो है वो ज्यादातर हम इस कैटेगरी के अंदर जो है वो रखते हैं, इरेक्टस ग्रेड के अंदर, ठीक है। आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फाइलोजेनी, ठीक है भाई। अभी फाइलोजेनी जो है वो हम करेंगे डिस्कस, और देखेंगे कि कैसे अलग अलग जो होमो इरेक्टस थे दे वर लिंक्ड विद ईच अदर। तो आपकी जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर भी देयर आर डिफरेंट फाइलोजेनीज, ठीक है। तो सबसे पहले आती है स्ट्रिंजर की रिसर्च, ठीक है। अब देखो, जब फाइलोजेनी आप लिखते हो तो फाइलोजेनी के अंदर बेसिकली आपको जो डायग्राम है वो भी ड्रा करना होता है, और डायग्राम के साथ साथ जो ये कंक्लूसिव रिजल्ट्स हैं ये भी लिखने होते हैं। दोनों चीजें आपको लिखनी है, डायग्राम भी और रिजल्ट्स भी, ठीक है। गॉट द पॉइंट। और अगर फाइलोजेनिक स्टेटस से क्वेश्चन पूछ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा फाइलोजेनिक स्टेटस से या फिर फाइलोजेनिक रिलेशनशिप से, क्योंकि इरेक्टस ग्रेड को अलग अलग करके अभी तक पूछ लिया है इन्होंने चाइना मैन के ऊपर डिफरेंट अलग क्वेश्चन पूछ लिया है, इन्होंने जावा मैन के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया है, हाइडलबर्ग के पूछ लिया है, अफ्रीका से पूछा नहीं है, और फाइलोजेनिक स्टेटस के अंदर अलग अलग होमो ग्रेड के, सॉरी इरेक्टस ग्रेड के लोगों का जो आपस में क्या संबंध है उससे नहीं अभी तक पूछा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो सवाल है ये आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है जी। सो इनकी फाइलोजेनीज के अंदर हमें ये देखने को मिलता है दैट द होमो इरेक्टस, और आपके पास जो अर्ली आर्किक होमोसेपियंस हैं दे आर द सिस्टर टेक्सास, ठीक है। होमो इरेक्टस यहां पे देखिए, होमो इरेक्टस का जो एशियन स्पेसिमन है, ठीक है, और जो बाकी आर्किक अर्ली होमोसेपियंस हैं दे आर इन दी सिस्टर फाइलास। सिस्टर फाइलास का मतलब क्या है कि आपके पास यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, तो इसका ये जो है वो क्लोज रिलेटिव है, सिस्टर फाइला है, ठीक है जी। तो आपके पास एशियन होमो इरेक्टस विल बी हेयर, अर्ली आर्किक होमोसेपियंस विल बी हेयर, दोनों सिस्टर फाइलास हैं। ये इसकी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्टिंजर की जो है वो की फाइंडिंग है उसके फाइलोजेनिक एनालिसिस के अंदर, ठीक है। देन देयर इज द क्लैडिस्टिक लिंक। क्लैडिस्टिक लिंक का मतलब क्या होता है? कॉमन इंसेस्टर होना। अब कॉमन इंसेस्टर कितना पुराना है इसके ऊपर टिप्पणी नहीं है, ठीक है। सो देयर इज द क्लैडिस्टिक लिंक बिटवीन द अफ्रीकन एंड द एशियन इरेक्टस ग्रुप, ठीक है। तो आपके पास अफ्रीकन होमो इरेक्टस और एशियन इरेक्टस ग्रुप, उसका एक कॉमन इंसेस्टर आपको दिखाई देगा, ठीक है जी। सो दिस इज नोन एज द क्लैडिस्टिक लिंक, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आपका होमोसेपियंस का और नियंदरथाल मैन का क्लैडिस्टिक लिंक है, ठीक है।
यानी कि कहीं ना कहीं आपका तकरीबन 8 लाख साल पहले एक कॉमन इंसेस्टर होता होगा, दैट इज नोन एज द क्लेडिस्टिक लिंक। ठीक है। सिस्टर फाइला का मतलब होता है कि दोनों जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंटली फिर आगे इवॉल्व हुए हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है। देन द होमो इरेक्टस क्लेड इट includes the early African and the Asian erectus as well as the archaic Homo sapien। ठीक है। अब यहां पे देखिए कि आपके पास यहां पे ये लोग जो है वो तीनों एक ही सेगमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है। तीनों जो है वो एक ही इंसेस्टर से बने हैं। देन दी आर्किक होमोसेपियन स्पेसिमेंस जो कि आपके पास पेट्रोलोना से मिला है, अरागो से मिला है, बोडो के से मिला है, ब्रोकन हिल से मिला है। ठीक है। आपने कल जो है वो आपके पास पेट्रोलोना के, बोडो के, ब्रोकन हिल के जो स्पेसिमेंस हैं वो किसके अंदर किए थे? वो हाइडलबर्ग मैन के अंदर किए थे आपने। ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड द की डिफरेंस, स्ट्रिंजर जो है वो इनको हाइडलबर्ग की कैटेगरी के अंदर नहीं रखते हैं, इनको वो आर्किक होमोसेपियन की कैटेगरी में रखते हैं। आर्किक होमोसेपियन कोई बता सकता है कौन होते हैं? हु आर द आर्किक होमोसेपियंस? बोलो भाई। बताओ, हु आर द आर्किक होमोसेपियंस? देखो, इस क्लास का जो सबसे अहम मेरा मुद्दा है ना वो ये है कि आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो समझा दिए जाए, क्योंकि अब वो एग्जामिनेशन नहीं रहा है कि आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ रटी रटाई इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। ठीक है। शाबाश, ये तो मैंने बता दिया। अरे बताओ, आर्किक होमोसेपियंस बेसिकली मैंने पहले बताए थे कि आर्किक होमोसेपियन ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनको हम किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते हैं, बट उनकी क्रेनियल कैपेसिटी काफी हाई होती है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि ह्यूमंस के साथ मिल नहीं रहे होते हैं और किसी भी प्रॉपर स्पेसिमेन के साथ नहीं मिल रहे होते हैं, तो उनको हम आर्किक होमोसेपियन की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि रिसर्च जो है वो इवॉल्व करती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर एक क्रेनियम मिल गया तो उसके आसपास की एक्सकेवेशन आप करोगे और तीसरे दिन जो है वो आपको सारा का सारा और असेंबलीज मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोकन हिल मैन के अंदर एक्सकेवेशंस बार बार की जा चुकी है। सिर्फ उसमें से अगर 20 एक्सकेवेशंस होती हैं, 3-4 एक्सकेवेशंस के अंदर कुछ ना कुछ मिलता है आपको, कुछ रिजल्ट्स हाथ आते हैं। सिमिलर इज द कंडीशन ऑफ द बोडो हिल मैन। ठीक है। अब जाके जो है वो इसको किसी ना किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर डालने में बात हो रही है। ठीक है। तो बेसिकली जो है वो आपके पास these are these were known as the archaic homo sapiens specimens। ठीक है जी। सो दे एग्जिबिट द erectus like features। ये लोग आर्गो, पेट्रोलोना, बोडो, ब्रोकन हिल। ठीक है। सच एज द रोबस्टिसिटी, और आपके पास जो है वो ब्रो रिजेस प्रोनाउंस्ड हैं, और ऑसिपिट जो है वो एंगुलर है। आपका क्या होता है? सर्कुलर। ठीक है। आपका स्फेरिकल होता है थोड़ा सा, इनका एंगुलर है, एंगल के ऊपर जो है वो जाके खत्म हो रहा है। ठीक है जी। सो इस तरह से आपके पास जो आर्किक होमोसेपियंस हैं इनको वो इरेक्टस ग्रेड के अंदर ही रखते हैं। ठीक है। इनको वो होमोसेपियन से अलग रखते हैं। ठीक है। वही बात यहां पे लिखी जा रही है कि इनके बहुत सारे फिजिकल फीचर्स होमोसेपियन से कम मिल रहे हैं और इरेक्टस से जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये जो भी नई फाइंडिंग्स उस वक्त, क्योंकि बात है 1987 की, तो उस वक्त जो भी नई फाइंडिंग्स आ रही थी इनका सजेशन था कि इन सब को इरेक्टस ग्रेड के अंदर रख दिया जाए, होमोसेपियंस अलग हैं, उनको नियंदरथाल वाली साइड के ऊपर रखा जाए।
ठीक है, और नियंदरथाल मैन को और होमोसेपियन को सिस्टर फाइला की तरह जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाए। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ स्ट्रिंजर। ठीक है, स्ट्रिंजर का क्लैडिस्टिक एनालिसिस जो है वो ये था फाइलोजेनी के रिगार्डिंग में। देन उसके बाद वुड का आता है। तो वुड की जो की फाइंडिंग्स थी वो बेसिकली ये थी कि अर्ली अफ्रीकन होमो इरेक्टस एंड होमोसेपियंस ये दोनों जो है वो सिस्टर टेक्सा है। ठीक है, कि आपके पास रुडोल्फेंसिस और होमोसेपियंस दोनों जो है वो सिस्टर टेक्सास के अंदर आते हैं। दोनों जो है वो उनके दोनों जो है वो दे आर हैविंग द कॉमन एंसेस्टर्स, और दोनों बड़े सगे संबंधी हैं। सगे संबंधी का मतलब क्या है कि आपके पास इसके इनके बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट सिस्टर टेक्सा मींस। द एशियन होमो इरेक्टस इट इज रिलेटेड बट इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अफ्रीकन स्पेसिमेंस। ठीक है, तो एशियन होमो इरेक्टस ये थोड़ा सा जो है वो अलग है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू दी होमोसेपियंस बट डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो है वो पीछे ही ये इसका कन्वर्जेंस हो गया। ठीक है, द इरेक्टस हाइपोडाइम इंक्लूड्स द स्पेसिमेंस फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, जूकोदिया, संजीरन, ओल्ड बई, बरिंगो, स्वास्कर। इनका मानना था कि जो भी आपको मिल रहा है उनको आप इरेक्टस के अंदर ही रखोगे। ठीक है, हाइपोडाइम का मतलब क्या है, ग्रेड। ठीक है, एक तरह से तो हैबिलिस जो है वो अगेन अस्टेलोपिथिकस वाले कुछ चीजों को रिटेन कर रहा है, तो इसको जो है वो इरेक्टस के अंदर ना रखा जाए, हैबिलिस को जो है वो अलग ही रखा जाए। ठीक है, हैबिलिस को बिल्कुल अलग रखा जाए। ठीक है, सॉरी। ठीक है, सो अर्ली होमो इरेक्टस जो कि कुबीफोरा से मिला था एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम द हैबिलिस। ठीक है, तो वो हैबिलिस से बिल्कुल जुदा है, उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो भी इरेक्टस है उसको अलग रखा जाए, उसके ग्रेड को अलग रखा जाए, होमो हैबिलिस को अलग रखा जाए, और रोडोल्फेंसिस कहीं बीच में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर दी फाइंडिंग्स ऑफ वुड। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन दीज होमो इरेक्टस। तो उस रिलेशनशिप को आप कंक्लूसिवली अपने ओर से थोड़ी ना लिख दोगे कि ये रिलेशनशिप था जी। उसके अंदर आप अलग अलग जो ये स्कूल्स हैं उनको एक्सप्लोर करोगे। क्वेश्चन उस लाइंस के ऊपर बनेगा जिस लाइंस के ऊपर इस साल क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार भी फाइलोजेनी का क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक इरेक्टस से ही पूछा था उन्होंने। कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द इरेक्टस एंड होमो सेपियंस, कुछ पूछा था। और फिर उसके बाद आपको जो है वो होमोनिन ट्री के अंदर जो है उसका बताना था रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप बताने के लिए आप, हाँ 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 एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो अभी तो खैर चलो एक आध लिख के काम चल जाएगा, और जो हमने हैबिलिस वाला ट्री जनरल एक ट्री ड्रॉ किया था वो भी लिख के आपका काम चल जाएगा इस बार तो। ठीक है, बट आगे चल के अगर वही क्वेश्चन को, जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट था इसका, अगर उसको स्टैंड अलोन कर देते हैं वो और 20 नंबर का आ जाता है, ठीक है, तो आपको ये सारे एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। अगेन मैंने ये बात आपको पिछली क्लास के अंदर भी समझाई थी कि जब छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कि लेट से जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया 15 मार्क्स या 20 मार्क्स के अंदर पूछ लिया गया, दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के,
तो आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि इसकी अगर छोटा सा छोटा पार्ट भी 20 नंबर के अंदर पूछ लिया जाए तो आप किस तरह से लिखोगे वहां पे। ठीक है, आप इस चीज के ऊपर नहीं रखोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व कर लिया और मेरा मुद्दा सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे आप। तो तब जो है वो आप ये सब जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको आप लिखोगे। ठीक है, चलिए। सो कैमरून और इसकी टीम ने 2004 के अंदर भी इसके ऊपर टिप्पणी की है। अकॉर्डिंग टू हिम द होमो इरेक्टस फ्रॉम संजीरन जावा के अंदर जो मिला, द लेट इरेक्टस फ्रॉम द नडगो जावा के अंदर जो मिला है, जूकोदिया चाइना से मिला है, दे फॉर्म अ पर्टिकुलर क्लेड। ठीक है, कि इन दोनों को, जो जावा का होमो इरेक्टस है, चाइना का होमो इरेक्टस है, इनको आप एक जगह के ऊपर रखोगे। दी होमो हाइडलबर्जेंसिस, ठीक है, इज द सिस्टर ग्रुप टू द नियंदरथाल एंड द मॉडर्न होमो सेपियंस। जो आपके पास हाइडलबर्जेंसिस है वो ये यहां पे रहेगा। ठीक है, एंड द होमो एर्गस्टर इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द होमो ग्रुप, और ये जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है वो खोल के बैठा हुआ है इस तरह से। ठीक है जी, तो ये जो है वो आपके पास कैमरून और उसकी टीम का एनालिसिस था, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल एनालिसिस। ठीक है, कैमरून और उसकी टीम का। क्यों? क्योंकि ये जो है वो हमें इसकी डेट मॉलिक्यूलर डीएनए से पता चल चुकी है कि 8 लाख साल पहले ये हुआ था। होमो हाइडलबर्जेंसिस आपके पास जो है वो इवॉल्व हुआ। होमो हाइडलबर्जेंसिस की जो डेट है वो 6 लाख साल से लेके 2 लाख साल की है। जो नियंदरथाल मैन की डेट है वो आपके पास जो है वो 2.5 टू 2.0 लाख समवेयर इसके अराउंड चलती है, और फिर आगे चल के जो है वो 40,000 से लेके 35,000 की डेट पे जो है वो ये एक्सटेंट हो जाते हैं। चलो, एक्सटेंशन का कोई इशू नहीं है। ठीक है, और होमोसेपियंस की डेट भी हमें जो है वो ऑलमोस्ट पता है कि ये भी जो है वो 2 लाख साल पहले से जो है वो इवॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, सो अगर डेट्स की बात की जाए तो डेट्स इनके अंदर बड़ा अच्छे तरीके से फिट बैठ रही हैं, और डेट्स जो है वो यहां पे भी बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठ रही हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो एनालिसिस है इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड एनालिसिस अब तक का। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो टेट्रासाल का एनालिसिस। उसकी जो फाइंडिंग है दैट द अर्ली अफ्रीकन होमो इरेक्टस फ्रॉम द कुबीफोरा फॉसिल एक्सेट्रा, वो जो है इट इज मोर परमिटिव देन द एशियन होमो इरेक्टस। ठीक है, तो उसको जो है वो बिल्कुल साइड पे रखा जाए। एशियन होमो इरेक्टस ज्यादा इवॉल्व है, उसको थोड़ा सा होमोसेपियन से करीब कर दिया जाए। फिर उसके बाद जो उसकी अगली फाइंडिंग है, दी होमोसेपियंस एंड नियंदरथाल मैन दे आर दी सिस्टर टेक्सास। होमोसेपियंस और नियंदरथाल मैन आस पड़ोस के अंदर रहेंगे। ठीक है, नो डिटेल मेथोडोलॉजी वगैरह जो है वो और क्रेनियल पोजीशन जो है वो इसकी ज्यादा पाई नहीं गई है, तो ऑलमोस्ट हम इस हाइपोथेसिस को खारिज कर देते हैं। फिर उसके बाद 2008 के अंदर होजे का एनालिसिस आता है। ठीक है, तो उनकी जो फाइंडिंग है वो बेसिकली ये बताती है, सो आपके पास उन्होंने जो दमीनसी के अंदर, जॉर्जिया के अंदर फॉसिल मिला था, जिसको आप बहुत सारे लोग जो है या तो हाइडलबर्ग की कैटेगरी के अंदर रख रहे थे, या फिर उसको होमोसेपियंस की या फिर आर्किक होमोसेपियंस की कैटेगरी के अंदर जो है वो रख रहे थे, उसको इन्होंने इरेक्टस की कैटेगरी के अंदर डाला। और इसके बाद जनरली जो जॉर्जिया का होमो इरेक्टस है उसको हमने इरेक्टस मानना एक्चुअली शुरू किया। ठीक है, द होमो सेपियंस इज द सिस्टर टेक्सन टू द क्लेड दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ द चाइनीज होमो इरेक्टस, अर्ली अफ्रीकन इरेक्टस एंड द जॉर्जियन होमो इरेक्टस। ठीक है, अब ये देखो, होमो सेपियंस के बहुत करीब जो है वो जॉर्जिया के होमो इरेक्टस को रखा है, क्योंकि फिजिकल ट्रेट्स दोनों के काफी मिलते जुलते हैं। पहले जॉर्जिया के होमो इरेक्टस को आर्किक होमोसेपियंस की कैटेगरी के अंदर रखा जाता था। ये देखो, इन भाई साहब ने रखा था। ठीक है, ये जो स्टिंजर का एनालिसिस था, स्टिंजर इसको आर्किक होमोसेपियन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं यहां पे। ओके,
तो इन्होंने जॉर्जिया के होमो इरेक्टस को होमो इरेक्टस का दर्जा दिया। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि आपके पास अफ्रीकन होमो इरेक्टस आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मानते हैं कि फिर चाइना का होमो इरेक्टस आता है। ओके, इस तरह से इन्होंने इसकी जो ग्रेडिंग है वो की है। देन ही सेड कि नियंदरथाल मैन आया और हाइडलबर्जेंसिस को बिल्कुल परे जो है वो रखा है इन्होंने, ठीक है। ये इनका क्लैडिस्टिक एनालिसिस है। बट अगेन, क्योंकि नियंदरथाल मैन जो है वो आपके पास होमोसेपियन से काफी रिसेंटली इवॉल्व हुआ है, हमारा जो कॉमन इंसेस्टर है वो तकरीबन 8 लाख साल पहले का माना जाता है। तो बेसिकली इनको जो है वो हमने जनरली रिजेक्ट किया है, इसके क्लैडिस्टिक एनालिसिस को। सो प्रेजेंट जो एनालिसिस है वो हमारा ये है, ठीक है। तो जो आज अगर सिंपल पूछा गया है कि कहाँ पे रखोगे होमोसेपियंस को, इसके ट्री के, सॉरी जो होमो इरेक्टस को कहाँ पे रखोगे, या फिर अलग अलग होमो इरेक्टस को कैसे कहाँ कहाँ पे रखोगे, तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो एक डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है, और उस डायग्राम का जो है वो आप एनालिसिस बताओगे। सो होमोसेपियंस और नियंदरथालेंसिस, दे आर द क्लोज रिलेटिव्स विद ईच अदर। फिर उसके बाद बारी आती है जॉर्जियन होमो इरेक्टस की, ठीक है। हाइडलबर्जेंसिस को यहां पे रखा जाता है। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हाइडलबर्जेंसिस को ना फिर उसके बाद साइडलाइन करना स्टार्ट कर दिया था कि हाइडलबर्जेंसिस जो है वो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द आर्किक होमोसेपियन, ठीक है। इरेक्टस ग्रेड की यही एक इशू है, ठीक है। तो हाइडलबर्जेंसिस को देन थोड़ा बहुत जो है वो साइडलाइन करना स्टार्ट कर दिया कि आपके पास उसको जो है वो आर्किक होमोसेपियंस के अंदर रखा जाए, कहाँ पे रखा जाए। तो जनरली ये होता है कि जब कोई भी स्पीसीज व्हेन इट इज कंट्रोवर्शियल, तो उसको जो है वो रिलेशनशिप के अंदर जनरली नहीं रखा जाता है, उसको बिल्कुल साइड पे बना दिया जाता है, ठीक है। या फिर उसको जो है वो वहां पे ड्रॉ नहीं किया जाएगा, जो आपके एनालिसिस होंगे उसके अंदर जो है वो एक ऑब्जर्वेशन पार्ट में उसको रख दिया जाएगा सिर्फ, ठीक है। दिस इज जनरली सी इन हेयर। ओके, तो ये इशू है। हम्म। नहीं, जरूरत नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप ऊपर मेंशन कर रहे हो हाइडलबर्जेंसिस को तो यहां पे बना देना, यहां पे लिख देना इसको। हाइडलबर्ग मैन, ठीक है, यहां पे बना देना। चलिए, फिर उसके बाद जॉर्जियन होमर एक्टस आ जाता है। देन उसके बाद यहीं से थोड़ा सा नीचे से आपके पास दो निकलेंगे, जावा का होमो इरेक्टस निकलेगा, चाइना का होमो इरेक्टस निकलेगा। अफ्रीकन होमो इरेक्टस हम सबसे पिछला मानते हैं, सबसे पहले जो है वो डाइवर्ज हो गया था यहां से, ठीक है। सो इस तरह से दिस इज आर करंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। प्रेजेंट डे कंटेम्परेरी अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज इट। ओके, अब देखो इसके अंदर श्वास फॉर्म वगैरह कहीं नहीं लिखा गया, ठीक है। आर के होमोसेपियन की कैटेगरी कहीं पे नहीं बनाई गई है, क्योंकि हमें नहीं पता है, या फिर इसको अवॉइड किया उस चीज को लिखने में कि जो अंडर डेवलपमेंट टॉपिक्स हैं, या फिर जो चीजें जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं उसको ज्यादा छुआ ना जाए, क्योंकि हाँ
क्या क्या क्या? डेनिसोवियन को हम पिछले में रखते हैं कि उनको जो है वो हाइडलबर्ग के थोड़ा सा जो बाद थोड़ा सा पहले जो है वो हम इवॉल्व करते हैं, यहाँ पे डेनिसोवियन को रखा जाता है। डेनिसोवियन की कहानी थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना। डेनिसोवियन बेसिकली जब आपके पास हो रहा था, माइग्रेशन हो रहा था, तब जाके जो है वो डेनिसोवियन मैन कहीं डेनिस केव्स के अंदर जो है वो चले गए, ठीक है। और उसकी जो डेट्स है ना वो काफी रिसेंट मिली हैं हमें। तो कब वो डाइवर्ज हुआ, कब वो डाइवर्ज नहीं हुआ, इट इज प्रॉब्लमेटिक टू से, ठीक है। तो डेनिसोवियन मैन के ऊपर और उसकी फाइलोजेनेटिक पोजीशन के ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। सो इट विल बी वेरी प्री मेच्योर टू से एनीथिंग अबाउट द डेनिसोवियन मैन, ठीक है। और अगर थोड़ा सा हम मानना चाहते हैं कि डेनिसोवियन मैन बने हैं, आए हैं, तो वो या तो यहाँ से निकलेंगे इस पोजीशन से, या फिर उनकी पोजीशन यहाँ से निकलेगी। दोनों पोजीशन में से जो है वो लोग निकल सकते हैं, होमो डेनिसोवियन या फिर डेनिसोवियन मैन, ठीक है। सो जो चीजें प्री मेच्योर होती है ना, हम उनको ज्यादातर लिखते नहीं है, बिकॉज रिसर्च के अंदर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक लिखना, इसका मतलब है पूरी रिसर्च को वो क्लाउड कर जाएगा, ठीक है। तो वो जैसे मार्गरेट मीड के साथ हुआ था, अब बेचारी ने लिखा तो सोशलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर था, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने सेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर लिख दिया और सेक्सुअल लिबरेशन वर्ड यूज कर लिया, या फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत लिख दिया उन्होंने, ठीक है। तो पूरा का पूरा रिसर्च एक साइड पे, सेक्सुअल लिबरेशन वर्ड एक साइड पे, मतलब मीडिया ने ऐसे उठा लिया और मार्गरेट मीड को, फ्रीमैन, बाकी लोगों ने जो है वैसे क्रिटिसाइज कर दिया कि उसकी रिसर्च जो है वो बिल्कुल, जितना एकेडमिक सर्कल के अंदर जो है वो पूरी रिसर्च को पढ़ा जाना चाहिए था, वो नहीं पढ़ा गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओशो के कितने काम आपको पता है, कितनी किताबें आपने पढ़ी हैं उसके बारे में? ठीक है, लेकिन एक किताब ओशो की सबने पढ़ रखी है, क्यों? क्योंकि द वन ऑफ द वर्ड, कंट्रोवर्शियल वर्ड, वो जो है वो टाइटल के ऊपर आ रखा था, ठीक है ना। तो दिस हैपेंस विद द रिसर्च। तो जनरली जो चीजें कंट्रोवर्शियल होती हैं उनको नहीं लिखा जाता है, उसको एनालिसिस के अंदर नहीं डाला जाता है, ओके भाई, बात समझ में आ रही है? चलें आगे। सो द नेक्स्ट इज द थ्योरीज ऑफ ह्यूमन ओरिजिन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके अंदर आपका आई थिंक बुकलेट के अंदर एक इरेक्टस ग्रेड के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर इरेक्ट ग्रेड के ऊपर कोई आर्टिकल आपको मिलेगा, है या नहीं है? भाई हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो उस आर्टिकल को आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, इट इज फॉर योर ओन रीड, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्वेश्चन आउट ऑफ देयर, कि बेसिकली उसके अंदर यही बताया गया कि इरेक्टस आखिरकार है कौन, ठीक है, इरेक्टस ग्रेड का मतलब क्या है, सिर्फ इतना सा ही है उसका मतलब, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। हम अभी जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्योरीज ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, कि होमोसेपियंस का ओरिजिन कैसे हुआ है और होमोसेपियंस जो है वो डिस्पर्स कैसे हुए हैं, ठीक है। देखो, और अगेन जो इरेक्टस ग्रेड वाला टॉपिक है उसके अंदर मैंने इसके ऊपर भी टिप्पणी की है कि ये जो आपके पास है ये कौन हो सकता है। तो स्पेन के अंदर जो है वो आपके पास कुछ फॉसिल्स मिले थे, ठीक है, वो हम मानते हैं कि वहां से जो है दे आर डेटेड एट 8 लाख ईयर्स अगो, ठीक है। तो वहां पे मैंने एक जो है वो स्पेन के फॉसिल्स के बारे में बात किया है, उसको जो है वो हम कहते हैं दी होमोसेपियन एंसेस्टर, ठीक है, होमोसेपियन एंसेस्टर।
और वो मानते हैं कि यहाँ से जो है वो आपके पास ये सब लोग जो है वो इवॉल्व हुए हैं, वहीं से होमोसेपियंस आए हैं, नियंदरथाल मैन आए हैं, डेनिसोवियन आए हैं, हाइडलबर्ग मैन आया है, जॉर्जियन होमो इरेक्टस आया है। ठीक है, तो उसको उसको जो है वो होमोसेपियन एंसेस्टर की तरह जो है वो हम लिखते हैं एचएस से। ठीक है, चलो। सो देयर आर टू थ्योरीज जो कि होमोसेपियंस के ओरिजिन को समझाती हैं और होमोसेपियन किस तरह से आगे इवॉल्व हुए हैं या फिर कैसे आगे डिस्पर्स हुए उसको समझाती हैं। ठीक है, जो पहली थ्योरी है दैट इज नोन एज द सिंगल अफ्रीकन ओरिजिन मॉडल। सिंगल अफ्रीकन ओरिजिन मॉडल को आप आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल भी कहते हो, रिप्लेसमेंट मॉडल भी कहते हो, तीनों में से कुछ भी नाम आ जाए कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। ठीक है, जो आपके पास सिंगल अफ्रीकन ओरिजिन मॉडल है ये बेसिकली ये बात कहता है कि आपके पास जो होमोसेपियंस हैं, होमोसेपियंस दे हैव इवॉल्व्ड इन अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के अंदर जो है वो काफी टाइम तक आप रहे, तकरीबन 2 लाख साल से लेके आप जो है वो 1 लाख साल तक अफ्रीका के अंदर रहे हो। वहां पे आपने अलग अलग स्पीसीज के साथ इंटरमिंगलिंग की, आपका जो जीन पूल है वो और ज्यादा वाइडन अप हुआ, और ज्यादा जो है वो क्रिएट होता है। देन उसके बाद आप अफ्रीका से बाहर निकलते हो। जब आप अफ्रीका से बाहर निकलते हो तो आप बेसिकली रिप्लेस करना स्टार्ट कर देते हो बाकी और स्पीसीज को। ठीक है, you start to replace the Neanderthal man that were present in the Europe। फिर उसके बाद आप जाते हो डेनिस केव्स के अंदर, वहां पे आपको डेनिसोवियन मैन मिलते हैं, आप उसको जो है वो मार डालते हो। तो बेसिकली ये थ्योरी ये कहती है कि 2 लाख साल से 1 लाख साल के बाद, बेसिकली जब 1 लाख साल के बाद इवेंचुअली आप लोग बाहर निकलते हो, अफ्रीका से बाहर निकलते हो, तो जो जो स्पीसीज आपके आड़े आती रहती हैं आप उनको मारते रहते हो, उनका सेवन करते रहते हो और आगे निकलते रहते हो। ठीक है, तो ये थ्योरी बेसिकली रिप्लेसमेंट हाइपोथेसिस इसीलिए इनको इसको कहा जाता है। ये बेसिकली ये मानती है कि आप लोग बहुत समय तक अफ्रीका के अंदर रहे। अब ऐसा मानना क्यों हुआ इन लोगों का कि बहुत समय तक आप अफ्रीका के अंदर रहे? पहला जो इसका रीजन है वो ये है दैट हम लोगों ने ये मान लिया कि जो होमोसेपियंस हैं या फिर जो होमोसेपियंस हम लोग हैं, अगर कोई दूसरा हमारे आगे आता है जो कि जिसकी दिखावट हमसे मिलती जुलती नहीं है, ठीक है, तो हम इवेंचुअली वी आर अफ्रेड ऑफ हिम और हर, और हम उसको मार देते हैं। एक तो हमारे दिमाग में ये एक थीसिस था। ये थीसिस कहां से आया? ये थीसिस आया था रेसिज्म से, बिकॉज उस टाइम के ऊपर एक एथनिसिटी का स्कूल था जिसको हम कहते हैं द प्रीमोर्डियल स्कूल ऑफ एथनिसिटी। प्रीमोर्डियल स्कूल ऑफ एथनिसिटी कहता है कि बच्चा जब भी पैदा होता है, सोशियोलॉजी का स्कूल है ये, आगे चल के जब एथनिसिटी पेपर सेकंड के अंदर करेंगे थ्योरेटिकल अप्रोचेस के अंदर, तब भी जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि बच्चा जब भी पैदा होता है तो जो पहली चीज बच्चा अपने अंदर डेवलप करता है दैट इज द सेल्फ और द नोशन ऑफ द सेल्फ, कि आखिरकार मैं कौन हूं। और इस मैं को डिफाइन करते करते वो काफी सारी चीजों को डिफाइन करता है। वो डिफाइन करता है कि उसकी रेस क्या है, वो डिफाइन करता है कि उसके वैल्यू सिस्टम्स क्या है, वो डिफाइन करता है कि उसकी कंट्री क्या है, वो डिफाइन करता है कि उसका नेशन क्या है। उसको ये सारी चीजें पता चलनी स्टार्ट होती हैं, उसको आभास होना शुरू होता है। तो इससे एक सेल्फ का कंसेप्ट डेवलप होता है। ठीक है, और इससे जो है वो एक सेल्फ कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं, जिसको आगे चल के ईगो कहते हैं, फिर जो साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं उसके अंदर वो डेवलप होता है। और अक्सर ये देखा गया प्रीमोर्डियल थ्योरी के अंदर कि जैसे ही आपका डेवलपमेंट हुआ, आपके सेल्फ का डेवलपमेंट हुआ, तो जो नॉन सेल्फ वाले लोग हैं जो कि आपके साथ मिलते जुलते नहीं हैं, उनसे आप हमेशा भयभीत रहोगे और उनसे आप लोगों का कन्फ्लिक्ट रहेगा।
तो ये हमारे अंदर थॉट प्रोसेस था। तो हमने उस टाइम के ऊपर ये फर्ज किया कि, और जनरली जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से और आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस से हमें जो डेट्स मिली वो ये मिली थी कि जो आपके पास होमो सेपियंस हैं वो तकरीबन 1,20,000 साल पहले मरक्को से जो है वो बाहर निकला, लीबिया वगैरह से जो है बाहर निकला होगा, यूरोप के अंदर जो है उसका प्रवेश हुआ होगा। वहां पे उसी डेट के ऊपर यूरोप के अंदर जब हमने डेट्स कैलकुलेट की नियंदरथाल मैन की, वो 2 लाख साल से लेके जो है वो 40,000 साल तक की बन रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि काफी टाइम तक हम लोग भी यूरोप के अंदर रहे हैं और नियंदरथाल मैन भी यूरोप के अंदर रहे हैं। देन हमारे दिमाग के अंदर ये प्रीमॉर्डियल एनालिसिस था या फिर प्रीमॉर्डियल थ्योरी थी। तो हमने अल्टीमेटली ये निष्कर्ष के ऊपर हम पहुंच गए या फिर ये हाइपोथाइज किया हम लोगों ने कि जो होमोसेपियंस हैं, जब हम लोग अफ्रीका के अंदर निकले और हमारा जो कंपटीशन है, हमारा जो टकराव है वो नियंदरथाल मैन से हुआ, तो हमने नियंदरथाल मैन को मारना शुरू कर दिया, हमने उनके ऊपर कंक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बिकॉज दिस इज व्हाट इज डन बाय वन रेस ओवर द अदर रेस। यही तो होता है। ठीक है, उस टाइम के अंदर कॉलोनियलिज्म भी खूब चल रहा था। ठीक है, तो आपके पास जो व्हाइट रेस थी वो ब्लैक रेस को डोमिनेट कर रही थी, वो येलो रेस को डोमिनेट कर रही थी, वो ब्राउन रेस को डोमिनेट कर रही थी। तो यही तो चल रहा था पूरी दुनिया के अंदर। तो उस चीज को देखते हुए, उस टाइम को देखते हुए हमने ये हाइपोथाइज कर लिया कि ये हुआ होगा उस टाइम के ऊपर। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ये हाइपोथेसिस हुआ हमारा। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अनदर मॉडल दैट वाज क्रिएटेड, that is known as the multi-regional continuity model. Multi-regional continuity model basically कहता है कि जो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस इट वेंट इनटू द डिफरेंट एनवायरमेंटल नीश। वो जो है वो यूरोप के अंदर गया, वो एशिया के अंदर गया, वो जावा के अंदर गया, वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी गया, और इन रीजन्स के अंदर वो जो होमो इरेक्टस है वो जाता रहा। और इन रीजन्स के अंदर होमो इरेक्टस जो है वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है। ठीक है, इन रीजन्स के अंदर होमो इरेक्टस इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है। यानी कि इंडिया के अंदर जो शायद होमो इरेक्टस आया होगा वो आज इंडियन होमोसेपियंस को, हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो चाइना के अंदर होमो इरेक्टस आया होगा वो आज कल के चाइनीज लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो जावा के अंदर होमो इरेक्टस आया होगा वो साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज व्हाट द मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस बिलोंग्स टू। ये उसका क्रक्स है कि होमो इरेक्टस अलग अलग रीजन्स के अंदर जाके रहना उसने शुरू कर दिया और वहां से जो है वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है। ठीक है जी। सो आपके पास सबसे पहली बात आती है, अगेन मल्टी रीजनल मॉडल जो है वो बड़ा अजीबोगरीब मॉडल है और हमने जो है वो बेसिकली इसको भी रिजेक्ट किया है, ऊपर वाले को भी जो है वो ऑलमोस्ट रिजेक्ट किया है। तो तीसरा एक हाइपोथेसिस जो है वो अभी इवॉल्व हो रहा है। चलिए, पहली जो है वो बात आती है सिंगल अफ्रीकन ओरिजिन मॉडल या फिर आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल या फिर रिप्लेसमेंट थ्योरी के ऊपर। सो इट प्रपोज कि जो आपके पास एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस है, anatomically modern homo sapiens, who are the anatomically modern homo sapiens? Who are they? हम लोग। ठीक है, एनाटॉमी जिनकी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। इसकी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? क्रेनियल इंडेक्स। हम्म। ओके, कोई नहीं, चलो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, बाद क्लास के बाद सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी समझ लो। वैसे तो ठीक इसके बाद ही होना चाहिए, आपके नोट से ही मैंने कॉपी पेस्ट किया इसको। चलो एनी हाउ, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी है तो हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है,
सो हु आर मॉडर्न होमोसेपियंस और AMHS, ठीक है, एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस और एनाटॉमिकली इवॉल्व्ड मॉडर्न होमोसेपियंस, जिनकी पहली चीज जो क्रेनियल कैपेसिटी है या फिर जिनका क्रेनियम है वो पूरी तरह से इवॉल्व हो चुका है। इसका अब इवॉल्व दोबारा फिर से शब्द आ गया। इस इवॉल्व का मतलब क्या है कि जो आपके पास क्रेनियल कैपेसिटी है, इट इज मोर देन व्हाट, इट इज मोर देन द इरेक्टस ग्रेड। ठीक है, इट इज मोर देन द इरेक्टस ग्रेड, यानी कि इरेक्टस ग्रेड कौन है? इरेक्टस ग्रेड वो है जिसकी 800 से लेके 1200 तक की है या फिर 1150 तक की है, समवेयर लाइक दैट। तो इनसे बड़ी जो रेंज होगी, यानी कि 1200 से लेके 1400 या फिर 1600 तक की जो रेंज है, उस रेंज के अंदर ये लोग जो है वो आएंगे, क्योंकि क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा है। उसके साथ इरेक्टस ग्रेड के अंदर क्या था, जो जिसको हम प्रिमिटिव मानते हैं, प्रिमिटिव फीचर्स किए थे ना इरेक्टस के अंदर, ब्रो रिजेस बड़ी हैं, इनकी ब्रो रिजेस छोटी हो चुकी होंगी। ब्रो रिजेस उनके अंदर फ्यूज्ड भी थी, इनकी ब्रो रिजेस अभी बीच में जो है वो अनफ्यूज्ड दिखाई देगी। ठीक है, वहां पे प्रोग्नेथिज्म था, नसल एरिया के थोड़ा सा नीचे, इस मिड फेस के एरिया के अंदर देयर वाज प्रोग्नेथिज्म, थोड़ा सा आगे की तरफ था, सूनियों वाला कैरिकेचर आ रहा था थोड़ा सा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो यहां पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देन अगली चीज जो कि हमने कल की क्लास में की थी वो क्या थी, कि जो आपके पास नसल एरिया है वो वाइडन अप होगा, नसल एरिया वाइडन अप होगा और आपके पास जो साइनस है वो बड़ा हो जाएगा। साइनस बड़ा हो गया, नसल एरिया वाइडन अप हो गया। ठीक है, तो आपका जो नाक है वो थोड़ा सा चौड़ाई में नजर आएगा, और इवेंचुअली इसकी वजह से, इस वाइडन अप होने की वजह से आपकी जो चीक बोन्स हैं वो पीछे की तरफ चली जाएंगी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, चीक बोन्स आगे की तरफ आ जाएंगी और आपका नसल एरिया थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द मॉडर्न और दिस इज द इवॉल्व्ड ट्रेट और इवॉल्व्ड फिजिकल ट्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो चिन्ह है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, जो चिन्ह का एरिया है, चिन्ह का डेवलपमेंट, यहां पे हाथ लगाइए, जबड़े आपके ऊपर रह जा रहे हैं और आपके पास चिन्ह जो है वो थोड़ी सी आगे की तरफ जो है वो प्रॉपर डेवलपमेंट है, सीधा ऐसे पीछे को डेवलपमेंट नहीं है इसका, चिन्ह विल बी डेवलप्ड। ठीक है, मैंडिबल की बोन जो कि हमने कल हाइडलबर्जेंसिस के अंदर भी देखी थी, मैंडिबल की बोन रोबस्ट है, आपकी मैंडिबल की बोन रोबस्ट नहीं होगी। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम स्कल कैप की बात करें, इरेक्टस ग्रेड के अंदर स्कल कैप इज ब्रॉड, जावा की इतनी ज्यादा ब्रॉड नहीं है लेकिन पैकिंग की बहुत ब्रॉड है। तो जो आपके पास होमोसेपियन है उसकी स्कल कैप थोड़ी सी पतली हो जाएगी इन लोगों से, प्लस देयर विल बी फिशर्स इन द क्रेनियम, थोड़ी बहुत दरारें होंगी, और जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती चली जाएगी वो दरारें जो है वो बढ़ती हुई चली जाएंगी। ठीक है, सो दीज आर दी इवॉल्व्ड ट्रेट्स। व्हाट द पॉइंट, समझ में आ रही है बात? तो ऐसे इवॉल्व्ड ट्रेट्स वाले जो होमोसेपियंस हैं वो तकरीबन 2 लाख साल से लेके 1 लाख साल तक जो है वो इवॉल्व हुए हैं। फिर उसके बाद की बात क्या आती है, the modern homo sapiens then they migrated out of अफ्रीका। ठीक है, फिर उसके बाद एशिया, यूरोप और हर जगह के अंदर जो है वो आप लोग चले गए, और जहां जहां पे आपको बाकी आर्केक होमोसेपियंस मिलते थे, आर्केक होमोसेपियंस का मतलब क्या है, ब्रो रिजेस हैं, चिन्ह का डेवलपमेंट नहीं है, ऐसे कुछ चीजों वाले जो आर्केक होमोसेपियंस थे वो जो आपको मिलते थे उन लोगों को आप रिप्लेस कर देते थे। ठीक है, और इवेंचुअली आपने 1 लाख साल तक ये काम किया,
ठीक है, आपने तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आप फैल गए। फिर उसके बाद जो भी रेशियल फीचर्स आजकल आपके अंदर डेवलप हुए हैं, कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, कोई ब्राउन है, कोई येलो है, ये जो रेशियल फीचर्स आपके अंदर डेवलप हुए हैं, इट स्टार्टेड टू इवॉल्व फ्रॉम अराउंड 1 लाख ईयर्स अगो। ठीक है जी। तो ये जो है वो ये बात है दैट द रेशियल डिफरेंसेस अमंग द मॉडर्न होमोसेपियंस दे डेवलप्ड विद इन द लास्ट 1 लाख ईयर्स अगो। ठीक है जी। तो आपके पास जो एंसेस्ट्रियल पॉपुलेशन है वो आपके पास एक सिंगल पॉपुलेशन ऑफ मॉडर्न होमोसेपियंस से ओरिजिनेट हुई है, और देन उसके बाद आपकी माइग्रेशन हुई है, और आपकी जो है वो कोई किसी के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं हुई। कोई भी वहां पे जो होमिनिन ग्रुप प्रेजेंट था, किसी के साथ आपकी ज्यादा बनती नहीं थी, किसी के साथ आपकी प्रॉपर इंटरब्रीडिंग नहीं हुई है। ठीक है, जिस वजह से आपकी इंटरब्रीडिंग नहीं हुई, यानी कि शादियां नहीं हुई, और आपने जो है वो बाकियों को रिप्लेस कर दिया, दूसरों को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इवेंचुअली यू हैव द एक्सटेंशन ऑफ द आर्किक होमोसेपियंस। सो द आर्किक होमोसेपियन आउटसाइड द अफ्रीका, they become extinct due to the competition or some other factors leading to the dominance of the modern homo sapiens। और हमें पता कैसे चलता है इसके बारे में? हमें ऐसे पता चलता है बिकॉज आप सब लोगों के अंदर खूब सारी जेनेटिक सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, अगर हम एशिया के होमोसेपियन को देखेंगे, अफ्रीका के होमोसेपियन को देखेंगे, यूरोप के होमोसेपियन को देखेंगे, सबके अंदर जेनेटिक सिमिलैरिटीज होंगी, और बहुत वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक सिमिलैरिटीज जो है वो देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा जेनेटिक डिफरेंसेस मिलते हैं अफ्रीका के अंदर, सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका की जेनेटिक डाइवर्सिटी आप एक जगह पे रख दो, और आपके पास पूरे होमोसेपियंस, बाकी होमोसेपियंस की जेनेटिक डाइवर्सिटी आप एक जगह पे रख दो, इतनी ज्यादा जो है वो दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं। ठीक है जी। तो अफ्रीका के अंदर इतनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होने का कारण जो है वो ये बताया जाता है कि बहुत टाइम तक होमोसेपियंस जो है वो अफ्रीका के अंदर है, और बहुत होमोसेपियंस की जो प्रजातियां हैं, जब आप इवॉल्व हो रहे थे, डेट है तकरीबन 3 लाख साल 2 लाख साल वाली, जब आप लोग इवॉल्व हो रहे थे, तब अलग अलग जो होमोसेपियंस की प्रजातियां हैं वो अलग अलग एनवायरमेंटल नीश अफ्रीका के अंदर ही वो रहना उन्होंने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दे इवॉल्व्ड इनटू द डिफरेंट ट्राइब्स दैट आर लिविंग देयर। अगर आप उन ट्राइब्स का डीएनए मैच करने की कोशिश करो तो देयर विल बी सिग्निफिकेंट जेनेटिक डिफरेंसेस अमंग देम। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपना डीएनए मैच करो यूरेशियन पॉपुलेशन के अंदर, खास करके नॉर्थ इंडियंस, आपकी जेनेटिक सिमिलैरिटी ज्यादा आएंगी, जेनेटिक डिफरेंसेस कम आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो माइग्रेशन है, खास करके नॉर्थ इंडियंस का जो माइग्रेशन है, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो माइग्रेशन हुआ है, ये आपके पास जो है वो इट इज क्वाइट लेट। वहां पे इवॉल्व वो बहुत समय से हो रहे हैं। तो इवेंचुअली इससे जो है वो ये एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस जो है वो क्रिएट होता है कि इस तरह से आपके पास जो है वो आप अफ्रीका से निकले, आप अफ्रीका से निकले, अब यहां पे 50,000 साल तक आप क्या कर रहे हो? 50,000 साल तक कोई यहां पे रहना शुरू कर दिया, कोई यहां पे रह गया, कोई यहां पे रह गया, कोई यहां पे रह गया, कोई सेंट्रल अफ्रीका में, कोई साउथ अफ्रीका, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां। ठीक है, एंड दे इवॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली एज द ट्राइब्स। ठीक है, 50,000 साल में उन्होंने यही काम किया, और उसके बाद कोई ज्यादा इंटरब्रीडिंग इन लोगों ने नहीं की, क्योंकि ट्राइब्स के अंदर एंडोगेमी जो है वो बहुत पहले से इवॉल्व हो गई थी। कास्ट की एंडोगेमी बहुत बाद में इवॉल्व हुई है। ठीक है, जिसको हम बड़ा ही पैट्रोनाइज करते हैं एंडोगेमी के लिए, ट्राइब्स के अंदर बहुत पहले से थी वो सारी चीजें। सो इन्होंने आपस में जो है वो आपके पास अगर इंटरमिंगलिंग की भी है तो बहुत कम की है। ये अपने ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर ही रहे, उसके
उस रीजन के कारण जो है दे आर वेल अडेप्टेड टू द इन्वायरमेंट, एनवायरमेंटल अडेप्टेशंस कमाल की हैं इनकी। ठीक है जी। फिर उसके बाद इनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इट इज मच 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 मोर वाइड। ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंड इज कि आप तकरीबन 1,20,000 या फिर आपके पास 1,00,000 साल पहले यहां से निकल गए। ठीक है, क्योंकि डेट है तकरीबन 1,20,000 साल की, तो ये लैंड ब्रिज जो है वो आपके पास काफी प्रोनाउंस्ड होता होगा। सो फ्रॉम हेयर यू वेंट इनटू द यूरोप। यूरोप में जो है वो आप तकरीबन 40,000 साल तक रहे हो। फिर उसके बाद इवेंचुअली यू वेंट अप इन दी रशिया। फिर उसके बाद जो है वो हम मानते हैं कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर भी आ गए, यहाँ पे नर्मदा वैली में। ठीक है, देन उसके बाद बाकी जगह के ऊपर जो है वो आपने धावा बोला है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे आप तकरीबन 50,000 साल पहले पहुंच गए थे। फिर इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया से पता नहीं हमें कैसे आप जो है वो एक जो ब्रांच है वो 1500 साल पहले जो है वो यहाँ पे पहुंचती है साउथ अमेरिका के अंदर। बट इस ब्रांच से पहले जो है वो ये ब्रांच जो कि 90,000 साल पहले इंडिया से जो है वो चल चुकी थी, वो जो है वो तकरीबन 1200 साल पहले, तकरीबन 1200 साल पहले या फिर 1200 से जो रीसेंट डेट है वो भी बन सकती है, तो वो जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर जो है पहुंच जाती है। सो इस तरह से आपके पास ये हाइपोथाइज हम लोगों ने किया है। ठीक है, हाँ चलो कोई नहीं, अगर नहीं है थ्योरीज के अंदर तो मैं दे दूंगा आपको, बाद में मैं भेज देता हूँ, क्लास के बाद में भेज देता हूँ आपको, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है, पहले समझ लो भाई चीज को। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है वो ये कहती है कि अब देखिए, अब इससे पहले हमने देखा कि बहुत सारी स्पीसीज थी, कुछ स्पीसीज यहां पे रही होंगी, कुछ स्पीसीज यहां पे रही होंगी, कुछ स्पीसीज यहां पे बैठी होंगी, कुछ यहां पे बैठी होंगी, कुछ यहां पे भी बैठी होंगी। ठीक है, कुछ यहां पे भी बैठी होंगी। तो इन स्पीसीज को आप मारते चले गए, रिप्लेस करते चले गए। ठीक है, या फिर ये खुद मरती चली गई क्योंकि क्लाइमेट जो है वो वार्म होता जा रहा था। सो दिस इज नोन एज द रिप्लेसमेंट हाइपोथेसिस। ठीक है, और हम जो है वो बेसिकली ये मानते हैं, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देखिए कि अफ्रीकन होमो इरेक्टस ये जो है वो सालधारा के अंदर जो है वो इवॉल्व हुआ। फिर उसके बाद जो है वो खासीज के अंदर इवॉल्व हुआ। देन मॉडर्न अफ्रीकन के अंदर जो है वो आपके पास इवॉल्व आज हुआ है। बट दीज मॉडर्न अफ्रीकन ये जो है वो आपके पास लेट से द यूरोपियन होमो इरेक्टस इट इवॉल्व्ड इनटू द पैट्रेलोना मैन, पैट्रेलोना मैन इट इवॉल्व्ड इनटू द नियंदरथाल मैन। लेकिन यहां से आपके पास ये जो होमोसेपियन है ये इवॉल्व कर रहा था, ये यहां पे धावा बोलता है, यहां पे नियंदरथाल मैन को मार देता है और मॉडर्न होमोसेपियन की तरह ये आज जिंदा रह रहा है। ठीक है जी, फिर उसके बाद एशियन होमो इरेक्टस आता है, लेट से जोकोदिया मैन के साथ इसका कोई रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद कोई और आया, पता नहीं कौन आया, लेकिन उसको भी जो है वो ये मार गया। ठीक है, देन उसके बाद इंडोनेशिया का होमो इरेक्टस सोलो मैन it evolved into the संबक्कन, देन इट इवॉल्व इनटू दी सोलो। देन आपके पास जो है वो यही से लेट से आपके पास कोई और आया है और मतलब इट इवॉल्व इनटू दी द सोलो मैन, इट वेंट इनटू दी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होमोसेपियन आता है और इसको भी मार जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिकली मानते हैं, इस सारे नामों को याद करने की जरूरत नहीं है भाई, और ज्यादा कंफ्यूजन मत पाल लेना, नामों को याद करने की जरूरत नहीं है, बट सिंपली आप इनको बिना लिखे हुए भी काम को जो है वो चला सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहता है कि आपके पास जो अफ्रीकन होमो इरेक्टस है, अफ्रीकन होमो इरेक्टस ही हर जगह के ऊपर जो है वो आपके पास मॉडर्न होमोसेपियन की तरह इवॉल्व होके धावा जो है वो बोले जा रहा है। ठीक है, सो व्हाट आर द एविडेंसेस दैट आर सपोर्टिंग दिस मॉडल? यहां तक समझ में आ रहा है भाई सबको, हाँ या ना?
बहुत बार क्वेश्चन जो है वो इस थ्योरी से पूछे गए हैं, रिप्लेसमेंट हाइपोथेसिस से। ठीक है जी। देन व्हाट आर द एविडेंसेस दैट आर सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर मॉडल? पहली चीज आती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस। सो दिस एनालिसिस which basically shows the greatest genetic diversity in the African populations। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ओरिजिन है वो उसी के अंदर हुआ होगा। देन उसके बाद माइक्रो सैटेलाइट स्टडीज। अच्छा, कोई बता सकता है व्हाट आर द माइक्रो सैटेलाइट्स? वीएन ओके, वो सैटेलाइट्स के ऊपर ना आया हो। ओके, हाँ, हम्म, हाँ, ठीक है। तो बेसिकली आपने कुछ नाम सुना है VNTR, शॉर्ट एंडम रिपीट्स, कुछ सुना हो ऐसा कुछ? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कुछ क्लिक कर रहा हो? अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? बिल्कुल जी, PYQ है। और आप तो बड़े सीरियस कैंडिडेट भी हो, तो व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताओ भाई। तो कुछ पढ़ना चाहिए था इसके बारे में। कैसे होती है ये? थोड़ा सा प्रोसेस, जनरल प्रोसेस बता दो मुझे। दैट इज द एप्लीकेशन, मुझे मेथड बताओ। न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। कौन से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। पढ़ो इसको अच्छे से, ठीक है, इसका मेथड पढ़ो। भैया, जब तक आप खुद हाथ नहीं हिलाओगे ना, थोड़ा बहुत खुद आप कुछ करने की कोशिश नहीं करोगे, मेरी 100 जो यहाँ पे चीजें हैं वो बेकार हैं। ठीक है ना? जो आपके पास टॉपर्स आ रहे हैं उसका कोई जरूरी नहीं है कि कोई टीचर ही पढ़ा रहा हो। ठीक है, लेकिन फिर भी दे आर स्कोरिंग अबाउट 325 मार्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैसे कर रहे हैं वो लोग? वो लोग जाते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, वो लोग इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। ठीक है, उनको पता होगा कि VNTR क्या होता है। ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। तो बेसिकली माइक्रो सैटेलाइट्स क्या होता है कि आपके पास देयर इज अगेन, आपके पास कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है वो रिपीट कर रहा होता है। दे आर नोन एज द माइक्रो सैटेलाइट्स। अगेन माइक्रो सैटेलाइट्स दे आर यूज्ड इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप पढ़ के आओगे और मुझे बताओगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तो जो माइक्रो सैटेलाइट्स हैं उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई मिलती है इनके अंदर। देखो व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास जो माइक्रो सैटेलाइट्स हैं, लेट्स से आपके यू हेल फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंसेस्ट्री, उसके अंदर लेट्स से कोई माइक्रो सैटेलाइट जो है वो प्रेजेंट है, और लेट्स से एस टाइप ऑफ माइक्रो सैटेलाइट्स दे आर प्रेजेंट। दीज माइक्रो सैटेलाइट्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन दी डीएनए स्ट्रक्चर, ये जो है वो आगे इनहेरिट होते रहते हैं। ठीक है, दे विल अगेन कंटिन्यू इन दी ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास जो है वो लेट से इसी का स्ट्रक्चर, इसी माइक्रो सैटेलाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा म्यूटेट कर जाता है, इट बिकम्स डी टाइप। ठीक है, या फिर कुछ जो म्यूटेशन है वो आपके पास हो जाता है। ठीक है, वो आगे जो है वो रेप्लिकेट करता रहेगा पॉपुलेशन में।
देन अगेन हो सकता है कि आपके पास फिर से कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो जाए तो एम टाइप बन जाए, तो वो आगे रेप्लिकेट करता चला जाएगा, फिर अगेन आपके पास जो है वो कुछ और म्यूटेशन हो जाएगा। तो बेसिकली हमें अभी क्या पता चला है इससे, इस स्ट्रक्चर से और इस पूरे एनालिसिस से, कि हम इवेंचुअली ये देख सकते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा पुरानी है और कौन सी पॉपुलेशन जो है वो कितनी ज्यादा रीसेंट है। ठीक है, सो ये काम होता है माइक्रो सैटेलाइट स्टडीज का। ओके, देन उसके बाद वाई क्रोमोसोम का डेटा। अगेन वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी कुछ म्यूटेशंस होते रहते हैं। ठीक है, तो जो वाई क्रोमोसोम के अंदर कोई म्यूटेशंस होते हैं तो अगेन दे आर ट्रेस्ड लाइक दिस। और वाई क्रोमोसोम की खासियत क्या है कि इसके अंदर रिकम्बिनेशन नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर जो है वो आपके पास इट विल बी ओनली इट विल बी ओनली गोइंग इनटू द फादरली लाइन। ठीक है, बिकॉज ये फादर की लाइन को ही उसी के अंदर ग्रो करेगा, उसी के अंदर जाएगा, तो इसको ट्रेस करना बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है जी, तो बेसिकली हम जो है वो अगेन पॉपुलेशन किसके साथ उसकी इंटरब्रीडिंग हुई है या फिर उसने जो है वो इंट्राब्रीडिंग ही की है, इन चीजों को जो है वो हम देख सकते हैं। अगेन वाई क्रोमोसोमल एनालिसिस से जो है वो हमें ये पता चलता है कि द अफ्रीकन ओरिजिन, ये काफी जो अफ्रीकन डाइवर्सिटी है या फिर अफ्रीकन ट्राइब्स की डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा हाई है। और हमें वाई क्रोमोसोमल एनालिसिस से यह भी पता चलता है कि इनके अंदर जो एंडोगैमी है वो बहुत ज्यादा पुरानी थी, जिसकी वजह से जो आपके पास वाई क्रोमोसोम के म्यूटेशंस हैं या फिर जो आपके पास वाई क्रोमोसोम के कुछ माइक्रो सैटेलाइट्स हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हैं, वो आपके पास उसी पॉपुलेशन के अंदर ही इनक्लोज्ड रह रही हैं। किसी बाहर की पॉपुलेशन के अंदर बहुत कम लीक जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, ओनली इट इज इन द रीसेंट पीरियड ड्यू टू द माइग्रेशन, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, कि आपके पास एक तरह की इंटरब्रीडिंग जो है वो उनके अंदर शुरू हुई है। बट अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर देखें तो अफ्रीकन पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा आइसोलेटेड रही। तो इस आइसोलेशन और इस हिस्ट्री और आपके पास ये जब हम एनालिसिस करते हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स का एनालिसिस करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि आप इवेंचुअली जो अफ्रीकन डेट्स हैं दे आर क्वाइट ओल्डर, वो 2 लाख साल से भी जो है वो पुरानी चली जाती है। ठीक है, तो आपके पास इससे हमें यह पता चलता है दैट ऑब्वियसली यू स्टार्टेड फ्रॉम द अफ्रीका, ओरिजिन आपका अफ्रीका से ही हुआ है। ठीक है, वहां पे अलग अलग होमोसेपियंस अपने आइसोलेटेड एनवायरमेंटल नीश के अंदर उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया, बट सम ऑफ द ग्रुप्स दे डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ द अफ्रीका। ठीक है जी, फिर उसके बाद फॉसिल रिकॉर्ड्स। अर्लीस्ट एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस जो कि आपके पास ओमो के अंदर मिले हैं, ओमो कबीश के अंदर मिले हैं, 1,95,000 ईयर्स ओल्ड। इथोपिया के अंदर मिला है, अगेन सिमिलर डेट्स हैं उसकी। ठीक है, तो इतने पुराने जो है वो डेट्स कहीं और आपको नहीं मिले हैं, तो सिंपल हम मान सकते हैं कि अफ्रीका के अंदर आपका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद फॉसिल्स फ्रॉम द स्कूल केव, फॉसिल फ्रॉम द क्वाफते केव जो कि इजराइल के अंदर मिला है, वो साफ साफ आपको ये बताता है कि आपके पास अफ्रीका से वो लोग माइग्रेट हुए, वो लोग आपके पास जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर पहुंचे, वेस्ट एशिया से फिर वो आगे माइग्रेट हुए हैं। ठीक है, तो वेस्ट एशिया से एक ब्रांच यूरोप के अंदर चली जाती है, एक ब्रांच जो है वो आपके पास जो एशिया है उसके अंदर आ जाती है। ऐसा हमें कैसे पता? क्योंकि यूरोप के अंदर जो ब्रांच गई है होमोसेपियंस की पर्टिकुलरली, वो जो है वो काफी रीसेंट है, रीसेंट डेट्स आई हैं, 1 लाख साल के बाद वाली जो डेट्स हैं वो आई हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके पास ये फतेह केव्स वाली डेट्स हैं, ठीक है, वो जो है जो स्कूल केव्स वाली जो डेट्स हैं वो जो है वो आपके पास काफी पुरानी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अफ्रीका से बाहर निकले, फिर उसके बाद अफ्रीका से बाहर निकलते ही आपने वेस्ट एशिया का रुख कर लिया, इजराइल का रुख कर लिया, और इजराइल से आप देन स्प्लिट हुए हो। ठीक है, तो यहां पे मैप जो है वो भी ड्रॉ हो रहा है। ठीक है जी, फिर उसके बाद बात आती है आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस की। सो अगेन द स्टोन टूल्स एंड द कल्चरल आर्टिफैक्ट्स, ये जो है वो अगेन अफ्रीका से बाहर जो है वो निकले हैं इस तरह से। ठीक है,
तो हमें दिखाई देता है, साफ साफ इस चीज को दिखाई देता है कि जो अशूलियन इंडस्ट्री है वो अफ्रीका के अंदर बनी है, एंड देन उसी अशूलियन इंडस्ट्री का इवॉल्व या फिर उसी अशूलियन इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है बाकी रीजन्स के अंदर हुआ है। ठीक है, अब बात आती है मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल की। हाँ बिल्कुल, ये देखना है आपको कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से कैसे एक इंसान को आप आइडेंटिफाई करते हो, पढ़ना है आज आपको। ठीक है, अच्छा जी, समझ में आ रहा है सब कुछ। देन उसके बाद बात आती है मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल की। तो जो मल्टी रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल है वो बेसिकली ये कहता है कि होमोसेपियंस साइमल्टेनियसली इवॉल्व हुए हैं इनटू द इंडिपेंडेंट लोकल पॉपुलेशंस। तो होगा क्या, जब जूकोदिया के अंदर, चाइना के अंदर एक्सकेवेशंस चल रही थी, तो एक्सकेवेशन के अंदर पहले ये मॉडल बन गया था, यूजिन डुबोइस वगैरह ने इस मॉडल को प्रोपोगेट किया था, लेकिन किसी ने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं उसको। ठीक है, क्योंकि तब जो है वो शायद इतने ज़्यादा अच्छे टूल्स ना हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है वो अगेन, लेकिन अगेन कोई भी बड़ा साइंटिस्ट हो, वो किसी भी हाइपोथेसिस को प्रपोज करता है तो उस हाइपोथेसिस के पीछे जो है वो काफ़ी सारे लोग चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो हाइपोथेसिस जो है वो हो सकता है कि कितना भी प्रॉब्लमेटिक क्यों ना हो। ठीक है, सिमिलरली जो है वो आपके पास मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस की कहानी है। तो मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस के अंदर हमें यही बात दिखाई देती है कि यूजिन डेबोइस ने इसको प्रपोज किया, फिर उसके बाद जूकोदिया के अंदर जो है वो इसकी इसका काम हो रहा था। ठीक है, तो वहां पे जो है वो अगेन जब उनके 40 लोग जो है वहां पे 40 लोगों का असेंबलेज मिला जूकोदिया फॉसिल में पैकिंग के आसपास, तो वहां पे जो है वो हमें ये दिखाई देता है कुछ डेंटल शॉवल पैटर्न ऑफ डेंटल आर्क जो है वो दिखाई देता है। शॉवल पैटर्न का मतलब क्या है कि जो दांत हैं, ये जो आपके इंसीजर्स हैं, उसका जो नीचे वाला जो दांत है उसके अंदर इस तरह से एक सर्कुलर घुमावदार जो पैटर्न है वो बन रहा है, दैट इज नोन एज द शॉवल पैटर्न। ठीक है, तो इट वॉज अ वेरी डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दैट होमोसेपियन और आपके पास होमो इरेक्टस। और वही जो चीजें हैं वो आज कल की कुछ चाइना की पॉपुलेशंस के अंदर दिखाई देती है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये चीज पहले इरेक्टस के अंदर भी है, और ये चीज जो है वो एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियन जो कि चाइना वाले हैं उनके अंदर भी दिखाई देती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो जीन्स हैं वो आपके पास फ्रॉम दी होमो इरेक्टस ऑफ जूकोदिया या फिर पैकिंग होमो इरेक्टस से वो जो जीन्स हैं वो आगे चल के होमोसेपियंस के अंदर पहुंची हैं। ठीक है, ये हमें पता चला। फिर उसके बाद हम जावा के होमो इरेक्टस की बात करते हैं। तो जावा के होमो इरेक्टस के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हमें मिलती हैं जो कि मॉडर्न जो आपके पास साउथ ईस्ट पॉपुलेशन है उनके अंदर मिलती है। फिर उसके बाद डेनिसोवियन मैन की खोज होती है डेनिस केव्स के अंदर इन दी रशिया। वहां पे हम उनका, एंड वी वर वेरी लकी फॉर दैट कि हम उनका डीएनए जो है वो एक्सट्रैक्ट करने में बहुत हद तक जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं। तो हमने जब उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया तो उनके अंदर एक जीन मिला है, जीन का नाम है EPAS1 जीन। जब EPAS1 जीन मिला हमें, मीनवाइल उसी टाइम के ऊपर देयर वाज अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड सिंथिया बील। ठीक है, वो भी जो है वो आपके पास द रिसर्च वाज बीइंग डन ऑन द शेरपाज। ठीक है, तो शेरपाज के अंदर भी वो जीन मिला। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेनिसोवियन मैन है वही जो है वो इवॉल्व हुए हैं। डेनिसोवियन मैन कौन है, होमो इरेक्टस है। तो डेनिसोवियन मैन जो है वो इवॉल्व हुए हैं इनटू दी होमो इरेक्टस, सॉरी इनटू दी शेरपाज, मॉडर्न जो शेरपाज हैं जो होमोसेपियंस हैं। सिमिलरली चाइना के अंदर भी यही पैटर्न दिखाई दिया। तो यहां से इन एविडेंसेस से हमने ये एक हाइपोथेसिस बनाया
कि होमो इरेक्टस जो है वो अपने जीवन काल में अलग अलग एनवायरमेंटल नीश के अंदर उसने जाके रहना शुरू कर दिया था। जैसे अफ्रीका के अंदर हमने देखा कि ट्राइब्स जो है वो अलग अलग एनवायरमेंटल नीश के अंदर उसने रहना शुरू कर दिया अफ्रीका के अंदर, ठीक है, और वहीं से जो है वो आगे चल के इवॉल्व हुई है, जिसकी वजह से उनका जो जेनेटिक डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। और बीच बीच में वो लोग अफ्रीका में जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो ओकेजनली आपस में मीटिंग वगैरह करते रहे कहीं ना कहीं काफी टाइम बाद, ठीक है। और रिसेंटली भी जो है वो हम देखते हैं कि आपके पास मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है। तो बेसिकली हमने यही हाइपोथेसिस, यही चीज को, इसी मॉडल को पूरी दुनिया के ऊपर लगाने की कोशिश की। हमने कहा कि होमो इरेक्टस जो है वो अलग अलग एनवायरमेंटल नीश के अंदर बस गया जाके, और वहां पे जाके वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो होमो इरेक्टस है या फिर आपके पास आर्किक होमोसेपियंस हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरब्रीडिंग करते रहे हैं हिस्टोरिकली, ठीक है। बिकॉज माइग्रेशंस जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू एंड फ्रो होती रही होंगी, बट उनका जो बीज है, उनका जो सीड है जो कि होमो इरेक्टस है, वो आपके पास जो है वो उसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल नीश के अंदर जो है वो रहा होगा, ठीक है। दिस इज द मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस, ठीक है जी। तो मल्टी रीजनल हाइपोथेसिस बेसिकली इस कंटिन्यूअस एवोल्यूशन की बात करता है। तो वो कहता है कि जो आपके पास अफ्रीका का होमो इरेक्टस है वो ये है, यूरोपियन होमो इरेक्टस ये है, एशिया का ये है, इंडोनेशिया का ये है, ठीक है। और ये सब जो है वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बीन मेटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इनकी मीटिंग भी चलती रही है ओकेजनली, ठीक है, नॉट पीरियोडिकली बट ओकेजनली, ठीक है। तो देन उसके बाद बात आती है व्हाट आर द की पॉइंटर्स रिगार्डिंग दिस हाइपोथेसिस। सबसे पहली चीज है कि इन्होंने कहा कि होमो इरेक्टस पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग रीजन्स के अंदर, अलग अलग मॉडर्न होमोसेपियंस के अंदर जो है वो इवॉल्व हुई है, ठीक है। जीन फ्लो रहा है कंटिन्यूअसली, आप लोग जो है वो आपस में अपनी नेबरिंग पॉपुलेशंस के साथ इंटरब्रीडिंग भी करते रहे हैं, ठीक है। तो एक मोर्फोलॉजिकल कंटिन्यूटी जो है वो दिखाई देती है। नाउ व्हाट आर द एविडेंसेस दैट आर सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। पहली बात वही आ गई शॉवल पैटर्न वाली, ठीक है, कि आपके पास फॉसिल्स के अंदर कुछ ऐसी मॉर्फोलॉजीज हैं जो कि आजकल के होमोसेपियंस के अंदर भी दिखाई देती हैं। देन उसके बाद आर्कोलॉजिकल कंटिन्यूटी, ठीक है। हमने कल की क्लास के अंदर ये देखा था दैट देयर वाज प्रेजेंस ऑफ मेनी टूल्स इन दी होमो इरेक्टस ऑफ चाइना, ठीक है। और कारण उसका क्या था? कारण ये था कि वो बहुत टाइम तक उसी केव सिस्टम के अराउंड या फिर उसी विलेज के अराउंड, उसी नदी के अराउंड रहता रहा, ठीक है जी। यही कारण था। आया तो वो ओल्ड वन टूल्स लेके था, बड़े बड़े पेबल्स लेके आया होगा, लेकिन वहां पे आके बस गया, क्योंकि दैट वाज द एज रीजन। एक तरफ बोरियल फॉरेस्ट है, दूसरी तरफ सवानास है। अगर हंट खाने का मन है तो इस ओर निकल जाएंगे, अगर आज वेजिटेरियन खाने का मन है तो इस ओर निकल जाएंगे। तो बड़ा मजा था वहां पे तो, ठीक है। प्लस केव सिस्टम है, शेल्टर है वहां पे, ठीक है। और उसी के साथ कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने आग भी जलानी शुरू कर दी। सो इट वॉज अ वेरी गुड प्लेस, ठीक है जी। तो वहां पे वो काफी टाइम तक बैठा रहा, और जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे जो वहां का होमो इरेक्टस है वो अपने टूल्स भी चेंज कर लेता है। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े चॉपर चॉपिंग टूल से जो चाइना का होमो इरेक्टस है वो अशूलियन इंडस्ट्री की तरफ भी बढ़ता है, ठीक है। अशूलियन इंडस्ट्री के बाद वो पॉइंट्स भी बनाना शुरू कर देता है, वो स्क्रेपर्स भी बनाना शुरू कर देता है। तो आपके पास चाइना के अंदर एक इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन है टूल्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो चाइना का होमो इरेक्टस है वो ज्योग्राफिकली ज्यादा किसी के साथ मिला जुला नहीं है, ठीक है। नहीं तो जो इंडिया के अंदर हुआ वो आपको नजर आता। इंडिया के अंदर क्या हुआ है? सोहन वैली के अंदर देखो, सोहन वैली में ओल्ड वन टूल्स जो चॉपर चॉपिंग टूल्स हैं, उनके बाद एकदम से शूलियन इंडस्ट्री आ रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये लोग
ऑब्वियसली अब पता चल रहा है कि लोग जो है वो बाहर से आ रहे हैं कहीं से, ठीक है। जो सोहन वैली है इंडिया के अंदर, वहां पे ऐसा जो इंडिजिनस एवोल्यूशन जूकोदिया के अंदर मिला वैसा नहीं मिलता है। इंडिया के अंदर सोहन रिवर के अराउंड, या फिर आपके पास ये जो नदरन पंजाब का रीजन है, ब्यास तक का जो रीजन आ जाता है, यहां पे अशूलियन इंडस्ट्री पहले पहुंच गई, ठीक है। जो आपके पास जो फाइन टूल्स हैं वो पहले आ रहे हैं, और हैंड एक्स जो है वो बिल्कुल बाद में आया है, बिल्कुल उल्टा हो रखा है। ये उल्टा कैसे हो सकता है? ये उल्टा इसलिए हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन, कि बाहर से लोग आते रहे और लोग जो है वो अपने अपने टूल्स लाते रहे, जिसका जो टूल जो है वो आता रहा वो जो है वहां पे गिरा के जाता रहा, ठीक है जी। तो ये तो है सोहन की कहानी। लेकिन चाइना में ऐसा होमो इरेक्टस में नहीं दिखाई देता है। तो इससे भी हमें कहीं ना कहीं ये संकेत मिला कि जो होमो इरेक्टस था उसकी तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो घुमक्कड़ कुछ ज्यादा हो। वो जहां पे रुक गया वहां पे काफी टाइम रुका रहा, और उसने अपने टूल्स को इंडिपेंडेंटली साइमल्टेनियसली अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व किया है, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड कुछ सोहन जैसी साइट्स हैं जो कि ये बताती हैं कि बड़ा तेज माइग्रेशन था आप लोगों का, ठीक है। तो देन उसके बाद जेनेटिक एविडेंसेस हैं। जेनेटिक एविडेंसेस के अंदर अगेन सम जेनेटिक स्टडीज दे पॉइंट आउट कि आपके पास जो एंशियंट लीनिएजेस हैं इन द नॉन अफ्रीकन पॉपुलेशंस, वो जो है वो आपके पास अगेन दे हैव मतलब इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द डेनिसोवियन मैन, ईपीएस जीन उसके अंदर भी है, शेरपास के अंदर भी है। तो इसका मतलब है कि एवोल्यूशन हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा होता कि होमोसेपियंस आते और डेनिसोवियन मैन को खदेड़ के खत्म करके चले जाते, तो ईपीएस जीन कहां से आता? वो तो कंटिन्यूटी है। अगर वो होमोसेपियंस अफ्रीका से बाहर निकलते, अफ्रीका से बाहर निकल के जूकोदिया मैन जो कि होमो इरेक्टस वहां पे बैठा हुआ था उसको मार के चले जाते, तो आज के चाइनीज पॉपुलेशन के अंदर शॉवल पैटर्न कैसे आता? वो नहीं आ सकता था। तो जो रीजनल हाइपोथेसिस है वो इसकी बात कर रहा है। तो वैसे जेनेटिक एविडेंसेस जो है वो आपके पास हैं, ठीक है। सो आपके पास जो है दोनों थ्योरीज का जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो अगर माइक्रो सैटेलाइट के डीएनए एनालिसिस को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जो है वो ये कहता है कि आपके पास आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस जो है, आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन जो है वो हुआ है। क्योंकि माइक्रो सैटेलाइट्स की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी तो जो है वो अफ्रीका के अंदर है, बाहर जो है वो डाइवर्सिटी डिक्रीज करती रहती है। तो इसका मतलब है कि वहां पे आपका जन्म हुआ और कुछ एक दो ब्रांचेस जो है वो अफ्रीका से बाहर निकली है, ठीक है। तो वहां से जो है वो वही माइक्रो सैटेलाइट्स अफ्रीका वाले साफ कंटिन्यूटी जो है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ये मां की लाइन को जो है वो फॉलो अप करता है, ठीक है। ये तो पता है ना आपको कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो आपके पास पिता है वो सिर्फ अपना न्यूक्लियस भेजता है, या फिर पिता का जो न्यूक्लियर डीएनए है वही जो है वो अंदर जाता है। मां का जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है वो इंटेक्ट रहता है, वो किसी और डीएनए के साथ कंबाइन नहीं करता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को आपके पास इन्फ्यूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, उसको कंटेमिनेट करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है जी। ज्यादातर डीएनए जो है वो कंटेमिनेशन का शिकार हो जाता है। कारण ये है कि आपके पास जो है वो बाकी और जो रिकम्बिनेंट डीएनए वगैरह आरएनए वगैरह होते हैं वो उसको कंटेमिनेट कर जाते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए खुद म्यूटेट करता है, अपनी मर्जी से म्यूटेट करता है, बाहर से कंटेमिनेशन नहीं है उसके अंदर। द सिमिलर इज द केस विद द वाई क्रोमोसोमल डीएनए और द वाई क्रोमोसोमल माइक्रोसैटेलाइट्स। वो भी पिता की लाइन को फॉलो कर रहे हैं, उसका कोई वाई क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं है मां की लाइन से। तो उसके अंदर जो भी म्यूटेशंस होंगे उसका जो है वो बहुत कम वनरेबिलिटी है कंटेमिनेशन के लिए, कि कोई और जो है वो आपके पास उसको कंटेमिनेट कर जाएगा, उसके साथ रिकंबाइन कर जाएगा, ठीक है। तो इस कारण हम वाई डीएनए एनालिसिस को और आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस को बड़ा प्रमुख मानते हैं, मेजर मानते हैं, जब हम एंसेस्ट्री का या फिर लीनिएज को हम जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हो।
चलिए, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस जो है वो अगेन यही बताता है कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है अफ्रीकन पॉपुलेशंस के अंदर, जिसकी वजह से ये बताता है कि आपके पास अफ्रीकन ओरिजिन जो है वो हुआ होगा और सब्सिक्वेंटली वो लोग जो है वो आगे माइग्रेट कर गए, ठीक है। फिर उसके बाद मोर्फोलॉजिकल स्टडीज। मोर्फोलॉजिकल स्टडीज अगेन जो रिसेंट मोर्फोलॉजिकल स्टडी की है दैट इज डन बाय डायन वेडल। अगेन उन्होंने जो है वो समझाया है कि अगर हम जितने भी आपके पास होमोनिन्स मिले हैं उन होमोनिन्स के स्कल्स को कोलैबोरेट कर लें, वहां से हम इस माइग्रेशन को या फिर इस ह्यूमन ट्री को जो है वो रीड्रॉ करने की कोशिश करें, तो वहां पे भी आपको जो है वो ये चीजें मिलेंगी, एक मोर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज मिलेंगी कि आपके पास एक सिंगल पोजीशन से आपका ओरिजिन हुआ है। अगेन डायन वेडल बेसिकली यही मानते हैं कि अफ्रीका से आप लोग जो होमो इरेक्टस है वो ओरिजिनेट हुआ। कहां से ओरिजिनेट हुआ? एर्गस्टर से। अब एर्गस्टर कैसे पहले ओरिजिनेट हुआ ये हमारा मुद्दा नहीं है, ना ही हमें कुछ ज्यादा इसके बारे में पता है, ठीक है। एर्गस्टर ओरिजिनेट होता है, एर्गस्टर जो है वो अगेन चाइना जावा के अंदर चला जाता है। एर्गस्टर भी जो है वो आपके पास थ्रू सम अदर स्पीसीज हाइडलबर्ग जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो आपके पास इरेक्टस ही इन लोगों के अंदर गया है। फिर उसके बाद ये इवॉल्व होते हैं, देन होमोसेपियंस ही अफ्रीका के अंदर, जैसे एर्गस्टर अफ्रीका से बाहर निकला है, अलग अलग रीजन्स के अंदर उसने बैठना शुरू किया है, जो आपके पास एर्गस्टर है वो भी अफ्रीका के अंदर ही ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। सॉरी, जो होमो इरेक्टस है एनाटॉमिकली मॉडर्न होमो इरेक्टस है, सॉरी होमोसेपियन है, वो भी जो है वो अफ्रीका के अंदर ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। एंड देन उसने भी उसी पद चिन्हों को जो है वो आगे जो है वो जाता चला गया, ठीक है। क्योंकि आप जैसे जैसे आप अलग अलग एनवायरमेंटल नीश के अंदर पहुंचते हो, सो देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज एज वेल एज देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, ठीक है जी। तो देयर आर, अकॉर्डिंग टू वीडल, देयर आर सिमिलैरिटीज, जैसी जैसे हमें हाइडलबर्ग के अंदर और रुडोल्फेंसिस के अंदर दिखाई देती हैं, डाइवर्जन दिखाई देता है, वैसा ही डाइवर्जेंस हमें आर्केक होमोसेपियंस या फिर आपके पास एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस जो कि अफ्रीका के अंदर रहे हैं और जो यूरोप के अंदर आए उनके अंदर भी दिखाई देते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली इनका मानना था कि कुछ नहीं है, ये जो डिफरेंसेस हैं दे आर द एनवायरमेंटल डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस आपको बेसिकली ये बताते हैं कि आपके पास देयर हैज बीन माइग्रेशन आउट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया से कुछ स्कल के स्पेसिमेंस आपको मिले हैं। पहला स्कल का स्पेसिमेन मिला है को स्वाम्प से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक को स्वाम्प जो है वो इट इज वेरी स्वॉम्पी एरिया, तो वहां से आपको जो है वो एक स्कल मिला है। स्कल जो है वो तकरीबन डेट की गई है कि ये जो है वो 40,000 साल पुराना होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि 40,000 साल पहले लोग जो है वो आपके पास जो मॉडर्न होमोसेपियंस हैं वो जो है वो यहाँ पे पहुंच गए थे, कुछ लोग जो है वो यहाँ पे पहुंच गए थे, ठीक है। तो अगेन आपके पास वो लोग यहाँ पे इवॉल्व होते रहे। दे शो अ लाइट बिल्ट दैट डिफर्स फ्रॉम द लेटर मोर रगेड स्कल लाइक द 13,000 to 9,000 years old होमोसेपियन स्कल दैट वी नो फ्रॉम द कोस्वाम। अच्छा, यहां तक के पॉइंट्स मुझे बताओ, ये समझ में आ गया भाई सबको? वेडल का एनालिसिस समझ में आ गया, हाँ या ना, ये बताओ। फिर उसके बाद आई विल डिस्कस दिस, क्योंकि अगेन दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ अलाइन कर रही हैं। ठीक है जी। चलिए, सो को स्वैम्प स्कल 10,000 साल पुराने आपको कुछ स्कल्स मिले हैं यहाँ पे।
ठीक है, नाम है साइट का को स्वाम्प। कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो इसी के अराउंड, ऑस्ट्रेलिया के अराउंड, जो सबसे अर्लीस्ट हम मानते हैं कि एक जो माइग्रेशन हुई है, वो आपके पास 50,000 साल से लेके 40,000 साल तक की जो माइग्रेशन है वो हुई है। इस माइग्रेशन के जो यहां पे हमें इस डेट के जो स्कल्स मिले हैं, दे आर क्वाइट स्लेडर। ठीक है, उनका जो है वो आपके पास लाइट बिल्ट है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो कि आपको कोस्वम्प के स्कल्स मिले हैं, जिसकी डेट जो है वो 10,000 साल पुरानी है, दे आर क्वाइट रगेड बिल्ट। रगेड बिल्ट या फिर रोबस्ट बिल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 40,000 साल या फिर 50,000 साल पुराना कोई इंसान, कोई आर्किक होमोसेपियन या फिर होमो इरेक्टस, मोस्ट प्रोबेबली होमो इरेक्टस। क्यों ऐसा क्यों है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि हमने जब जावा मैन किया था, तो जावा मैन के अंदर मैंने क्या बताया था कि जावा मैन आगे फ्लोरिस केव्स के अंदर जो है वो चला जाता है। फ्लोरिस केव्स की डेट कितनी थी? 36,000 के आसपास। तो जब उसका माइग्रेशन फ्लोरिस केव्स के अंदर शुरू हुआ होगा, तभी जो है वो उसी से पहले दो ब्रांचेस क्रिएट हुई। एक ऊपर फिलीपींस में पहुंच गई, एक जो है वो नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ चली गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉसिल्स मिले थे उसी स्वैम्प के अराउंड या फिर उस एरिया के अराउंड, ये जो है वो आपके पास 50,000 से 40,000 साल पुराने थे। 10,000 साल पुराने जो स्कल्स आपको मिले हैं, रिसेंटली जो मिले हैं, दे हैव मोर रोबस्ट बिल्ट। ठीक है, उनकी बिल्ट इट इज वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव इनिशियली फाउंड आउट। तो इसका मतलब क्या है कि पहले कुछ होमोसेपियंस या फिर कुछ होमो इरेक्टस जो है वो यहां पे आए, या फिर आर्किक होमोसेपियन यहां पे आए। फिर उसके बाद एक और माइग्रेशन 10,000 साल पहले हुई है, जिसने कि उस पहले वाले जो स्कल्स वाले जो लोग हैं उनको रिप्लेस कर दिया है या फिर उनको हटा दिया है। ठीक है, सो इस तरह से जो को स्वाम्प के जो स्कल्स हैं, वो कहीं ना कहीं फिर से हमें जो है वो बता रहे हैं कि आपके पास एक आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ हो। दिस इज द को स्वाम्प स्कल। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास लेक मुंगो स्कल। ठीक है, अगेन आपके पास ये जो है वो दिस इज द ग्रेसाइल फीचर, 30,000 साल पुराने स्कल्स हैं, ये भी आपको नहीं मिलते हैं। सो अगेन दोनों जो है वो आपके पास चीजें बनती हैं। पहली चीज है वो ये है कि आपके पास जो 40,000 साल या फिर 40,000 या फिर आपके पास जो 50,000 साल से लेके 40,000 साल पहले कुछ लोग आए, उन्होंने जो है वो अपना वो लोग इंडिपेंडेंटली इवॉल्व किए। फिर उसके बाद दूसरा माइग्रेशन होता है जो कि आपके पास 10,000 साल पुराना रहा है। वो माइग्रेशन आता है और इन लोगों को रिप्लेस करके जो है वो चला जाता है। ठीक है, सो पहले इवॉल्व हुए हैं, इंडिपेंडेंटली रोबस्ट चीजें इवॉल्व हुए हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो आपके पास एक माइग्रेशन हुई और रिप्लेस करके जो है वो चले गए। ठीक है, सो देन उसके बाद साउथ वेस्ट एशिया के अंदर कुछ एविडेंसेस हैं आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल केव के अंदर, फतेह केव के अंदर जो है वो आपके पास एविडेंसेस हैं 1 लाख साल पुराने, जो कि स्पेसिफिकली ये बता रहा है कि आपके पास आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुई है। तो करंट कंसेंसस बहुत हद तक जो है वो सिंगल अफ्रीकन हाइपोथेसिस की तरफ जा रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड हमें ईपीएस जीन जैसे जो एविडेंसेस हैं वो भी मिलते हैं, हमें शॉवल पैटर्न वाले जो इंसीजर के एविडेंसेस हैं वो भी मिलते हैं। ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं। तो हमने अब क्या किया है कि दोनों हाइपोथेसिस को आपस में कंबाइन कर दिया। दोनों हाइपोथेसिस को आपस में कंबाइन करने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि वो लोग आपस में लड़े भी होंगे, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी आपस में लड़ते नहीं रहे। वो उन्होंने आपस में शादियां भी की और लड़े भी, दोनों काम हुआ जैसे आजकल होता है। आजकल भी पूरा अंधाधुंध प्यार नहीं किया जाता, आजकल भी पूरा अंधाधुंध जो है वो नफरत नहीं की जाती। ठीक है, प्यार और नफरत जो है वो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट करती हैं। तो उस टाइम के ऊपर भी ऐसा रहा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होमोसेपियंस जब अफ्रीका से बाहर निकले तो उन्होंने भी प्यार किया होगा और उन्होंने भी नफरत की होगी। ठीक है, वॉर भी हुई होगी, पीस भी रहा होगा।
ठीक है। तो इसी वॉर पीस के चक्कर में बहुत सारे एविडेंसेस रिप्लेसमेंट के हाइपोथेसिस के पक्ष में चले जाते हैं, ठीक है। बट कुछ एविडेंसेस आपके पास रीजनल कंटिन्यूटी को भी बताते हैं। वो रीजनल कंटिन्यूटी कैसे पैदा हुई? वो रीजनल कंटिन्यूटी पैदा हुई है विद द हेल्प ऑफ द इंटर मैरिजेस, इंटरब्रीडिंग, ठीक है जी। और जो आपके पास रिप्लेसमेंट पैदा हुआ है वो कंफ्लिक्ट की वजह से पैदा हुआ है। तो अब जो है वी हैव द हाइब्रिडाइजेशन मॉडल, ठीक है। रिसेंटली सेवांते पाबो ने भी ये चीज जो है वो प्रूव करके दिखाई कि आपके पास 1 से 2% तक का नियंदरथाल का डीएनए है, ठीक है जी। तो अगर कुछ लोग परफेक्टली नियंदरथाल से इवॉल्व हुए होते तो वो बिल्कुल नियंदरथाल जैसे दिखाई देते, ठीक है जी। तो उनके पास 100% नियंदरथाल वाला डीएनए होता। बट आपके पास जो है वो 102% का डीएनए है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं नियंदरथाल से शादियां की, कई नियंदरथाल को रिप्लेस भी किया, ठीक है। तो इवेंचुअली आपके पास कुछ नियंदरथाल का डीएनए है, ठीक है जी। समझ में आ रही है भाई बात? सो दिस इज आर करंट एनालिसिस और आर करंट कंसेंसस।